हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लूसेंट डेली प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 14 के बारे में। अगर आपने बाकी के सेट्स को नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो में 60 MCQ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ ही साथ उनका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए और बताइए कि आज की इस वीडियो में स्कोरिंग आपकी क्या रहती है। इस वीडियो में आपको करंट अफेयर्स भी इंक्लूड किए गए हैं, जो कि आपके डिमांड के ऊपर ही था। तो अगर आपने कल की वीडियो सेट नंबर 13 देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि क्वेश्चंस किस तरह से थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की इस वीडियो में आपकी स्कोरिंग क्या रहती है। आज के शानदार प्रश्नों के संग्रह का फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? ऑप्शन डी को टिक करेंगे, वैलेंटाइन सिरोल। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। साथ ही साथ यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल थे। इन्होंने ही बाल गंगाधर तिलक को भारत के अशांति का जन्मदाता कहा था, जिससे तिलक जी ने इनके ऊपर महान मानहानि का दावा भी किया हुआ था। तो एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि किसे, यानी कि बाल गंगाधर तिलक को किसने भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था? वैलेंटाइन सिरोल। ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए एक मिनट आगे बढ़ने से पहले अपने चैलेंज के बारे में देख लीजिए। आज का आपका चैलेंज बनता है जनरल कैटेगरीज 52 मार्क्स, बीसी के लिए 50 मार्क्स, एससी के लिए 47, एसटी 48 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज 49। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, अपने मार्क्स को ज़रूर कमेंट किया गया, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप कितना स्कोर कर रहे हो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ आप इस चैनल को अपना ही चैनल मान करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ऑन कीजिए, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? देखिए, वीडियो को आपको रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस 3 से 4 सेकंड आपको मिलेगा, उतना में आप आंसर कर सकते हैं। अगर आपने लूसेंट को अच्छे से पढ़ रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, प्राथमिक शिक्षा। चलिए इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, सन 1880 में लॉर्ड रिपन को भारत का गवर्नर जनरल मनोनीत किया गया था। उस समय उन्होंने भारतीय शिक्षा के विषय में यानी 1882 में एक कमीशन गठित किया था, जिसे भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया, और सर विलियम हंटर इसी कमीशन के सदस्य थे, तो इन्हीं के नाम पर इसे हंटर कमीशन कहा जाता है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगर पूछ ले कि हंटर कमीशन कब गठित किया गया था? 1882 में। ठीक है, और इससे कुछ जुड़ी जो प्रमुख बातें थी वो क्या क्या थी, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा व्यवहारिक हो, प्राथमिक शिक्षा देसी भाषाओं में हो, शैक्षिक रूप से पिछड़े इलाकों में शिक्षा विभाग स्थापित हो, धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन न दिया जाए, और इसमें कई सारी चीज़ें थी जो कि मैं आपको बस यहाँ पे सिंपल सी भाषा में यही मैं बताना चाहता था। ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कागड़ी यानी कि पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था? तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी यानी कि सेनगुटवन। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि सेनगुटवन, ठीक है, सेनगुटवन जो 7 राज मुकुटों की माला धारण करता था और इसी ने कनगी पूजा या फिर कह सकते हैं कि पत्नी पूजा की शुरुआत की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि, और ये वीवीआई क्वेश्चन से कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ये जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। डेफिनेटली आपके माइंड में चल ही रहा होगा कि इसके लेखक का नाम पता चल जाता तो बहुत अच्छी बात थी। तो चलो मैं आपके ये भी प्रॉब्लम दूर कर देता हूँ। जीवक चिंतामणि एक तमिल महाकाव्य है और यह जैन मुनि जैसे कह सकते हैं कि तिरुत्तकर देवर, ठीक है, तिरुत्तक देवर द्वारा रचित जैन धर्म ग्रंथ है। तो ये नाम इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान में रखिएगा। इस ग्रंथ को तमिल साहित्य के 5 प्रसिद्ध ग्रंथों में गिना जाता है और इसमें कवि ने जीवक नामक राजकुमार की जीवन वृत्तांत प्रस्तुत किया हुआ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो सुसीम की हत्या की गई थी किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने अशोक को काफ़ी प्रभावित किया था? तो ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है करुवाकी। ध्यान रखिएगा, करुवाकी के रिलेटेड मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि जो करुवाकी जो रानी थी वो एक मछुआरिन थी और इन्होंने जो कि बौद्ध धर्म को अपनाया और साथ ही साथ वो अशोक की दूसरी पत्नी भी बनी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा और इन्होंने ही काफ़ी प्रभावित किया था अशोक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में गुप्तचरों का
गुप्तचरों को क्या कहा जाता था, यानी मौर्य काल में गुप्तचरों को किस नाम से जाना जाता था? तो गुप्तचरों को गुड़ पुरुष के नाम से जाना जाता था, गुड़ पुरुष। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की गुप्त वंश की किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण किसने की थी, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त ने, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट की गुप्त शासकों की सरकारी या फिर दरबारी भाषा थी? गुप्त शासकों की दरबारी या फिर सरकारी भाषा क्या थी? ऑप्शन डी सही आंसर है, संस्कृत। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था? तो मैं आपको बता दूं कि प्रेस सेंसरशिप लागू किया गया था वेलेस्ली के द्वारा। आई नो कि आप चाह रहे होंगे कि प्रेस सेंसरशिप क्या है, ये पता चल जाता था तो और भी थोड़ा सा अच्छा होता। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली ने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। उन्होंने समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम यानी द सेंसरशिप ऑफ द प्रेस एक्ट के माध्यम से समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया। और इसके अनुसार क्या किया गया, तो यहाँ पे आप क्लियरली पढ़ सकते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या था। तो समाचार पत्र को संपादक, प्रकाशित और मुद्रण का नाम स्पष्ट करने से स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था। ठीक है, साथ ही साथ प्रकाशन को प्रकाशित किए जाने वाले सभी तत्वों को सरकार के सचिव के सम्मुख पूर्व पत्रेक्षण के लिए भेजना होता था। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गई हो कि प्रेस सेंसरशिप क्या था। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। ऊपर में जस्ट हम लोगों ने देखा वेलेस्ली से संबंधित, तो वेलेस्ली से रिलेटेड आपको एक चीज़ पता होगा, सहायक संधि। ठीक है, सहायक संधि के लिए काफ़ी वो चर्चा में था। तो सहायक संधि के तहत सबसे पहला जो हस्ताक्षर किया गया था किसके द्वारा किया गया था, नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? चलो यहाँ पर भी सहायक संधि आ ही गया, बताइए। तो देखिए सबसे बाद में अगर हम बात करें कि यहाँ पे क्या हुआ था, तो सबसे पहले हमें बात करना होगा कि कौन कब हुआ था। तो हड़प नीति, आपको पता है डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स, जो कि हम लोग राज्य हड़प नीति के नाम से जानते हैं, डलहौजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1848 में। ठीक है, 1848 में सबसे पहले जो कि इसका शिकार भी हुआ था सत्तारा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो हड़प नीति 1848, बंगाल विभाजन आपको पता है 1905 में हुआ था। उसी तरह से आगे देखिए स्थायी बंदोबस्त 1793 लॉर्ड कर्नवालिस के समय में, और यहाँ पे सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के समय में 1798। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे बाद में क्या हुआ, 1905। अगर इसी क्वेश्चन में सबसे पहले पूछ दिया होता तो वहाँ पे भी हम टिक कर सकते थे स्थायी बंदोबस्त, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है, यानी कि समाचार पत्र और संपादक के साथ हमें मैच करना है। तो बताइए कि कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। चलिए एक एक करके देखते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें हिंदू, द हिंदू समाचार पत्र जो है, इसके संपादक की बात करें तो कौन थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर, और इसका मुख्यालय कहाँ है, द हिंदू का चेन्नई में। ठीक है, यानी ए का 3 के साथ, तो ए का 3 के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल रहा है, हम यहाँ पे टिक कर सकते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। बाकी को भी देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें सुधारक जो समाचार पत्र है, इसके संपादक कौन थे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसके समाचार पत्र जो थे संपादक जो थे गोपाल गणेश अगरकर। ठीक है, अगरकर, ये ध्यान रखिएगा। और वॉइस ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो दादा भाई नौरोजी, इनको याद रखिएगा, वॉइस ऑफ इंडिया से दादा भाई नौरोजी। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे बंगाली जो पत्रकार था ये सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के द्वारा, यानी ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है कि समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% भूमि पर अपनाई गई भूराजस्व व्यवस्था थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब चलिए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्लियरली पढ़ सकते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के बारामहल जिले में सर्वप्रथम लागू की गई थी। थॉमस मुनरो, यानी कि रैयतवाड़ी से संबंधित कौन थे, थॉमस मुनरो 1820 ईस्वी से 1827 ईस्वी के बीच मद्रास के गवर्नर रहा। रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रारंभिक प्रयोग के बाद मुनरो ने, ठीक है, मुनरो ने इसे 1820 में संपूर्ण मद्रास में लागू कर दिया और इसके तहत कंपनी तथा रैयतों के बीच सीधा समझौता या संबंध था। ये तो क्लियर हो गया, लेकिन आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा ये है, नीचे कमेंट करके इसके रिगार्डिंग बताइएगा। देखिए मैं यहाँ पे पूछ लेता हूँ, स्थायी बंदोबस्त तो ऊपर मैंने आपको बताया था करने वाले इससे संबंधित है,
नीचे आप कमेंट करके बताइए कि महालवाड़ी व्यवस्था से संबंधित कौन थे। ठीक है, महालवाड़ी व्यवस्था से संबंधित कौन थे। फिलहाल हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि भारत में उपनिवेशी काल में विटले आयोग यानी 1929 का उद्देश्य क्या था। विटले आयोग जो था उस 1929 का संबंध किससे था। तो यहाँ पे सही आंसर होगा क्या, ऑप्शन बी, श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिश प्रस्तुत करना इस आयोग का गठन था, किया गया था विटले आयोग। ठीक है, 1929 लॉर्ड इरविन के समय में। नेक्स्ट पॉइंट, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचना है, उनका नाम क्या है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर यहाँ पे होगा मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप के साम्राज्य धराशायी हो रहे थे तो किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे, लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे जाता है। समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का जो श्रेय जाता है किसे जाता है, चार्ल्स मेटेकॉफ। ठीक है, चार्ल्स मेटेकॉफ, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को पढ़िए और दोनों में से बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने नोट डाउन नहीं कर रखा है, तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही होगा। ठीक है, चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले चंपारण में प्रस्तुत की थी, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें कि महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू की गई चंपारण सत्याग्रह एक देशव्यापी सत्याग्रह था, क्या ये सही है। पहला पॉइंट तो सही था, लेकिन सेकंड पॉइंट गलत हो जाता है क्योंकि ये देशव्यापी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक राज्यव्यापी था। बिहार में चलाया गया था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, 1917 में, जो कि भारत में इनका एक पहला सत्याग्रह माना जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कह सकते हैं कि केवल और केवल एक सही आंसर होगा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था। अब कुछ लोग कमेंट ये मत कर दीजिएगा कि क्वेश्चंस थोड़ा सा अलग है, लूसेंट पे नहीं है। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि क्वेश्चंस लूसेंट से ही होते, मैंने बस क्वेश्चंस को थोड़ा सा छेड़छाड़ कर देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपका लूसेंट में ही था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी कि पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था। 1940, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन बनता है कि वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, हैदराबाद। अच्छा, एक क्वेश्चन तो मैं यहाँ पे पूछ ही सकता हूँ, नीचे कमेंट करके ये बताइए कि जो ये बलपूर्वक मिलाया गया था सैनिक कार्यवाही द्वारा, तो इसमें कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। देखते हैं कितने लोगों को ये चीज़ पता है, कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, नीचे कमेंट कीजिएगा। किसने कहा जहाँ कोई कानून नहीं वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है। जहाँ कोई कानून नहीं है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जॉन लॉक ने ये बात कही थी, ऑप्शन डी को टिक करेंगे और आप भी इसको लॉक कर लीजिए। अगला पॉइंट्स की दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव की नीति को कहा जाता था। नस्लीय भेदभाव की नीति को रंगभेद नीति के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन सी होगा सही। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है। भारत में हरित क्रांति जो है वो किस मामले में सफल रही है, तो गेहूं और चावल, ऑप्शन ए। और दोनों में से सबसे अधिक तो गेहूं पे रही। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, आपको पता है, स्वामी नहीं, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है, तो ये पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, सन्यासी विद्रोह। ठीक है, सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। और आनंद मठ से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि इसके रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, ध्यान रखिएगा। मार्टिन्ग्यू चेम्सफोर्ड की सुधार आधार बनी। मार्टिन्ग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो है आधार बनी थी, बताइए। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, मार्टिन्ग्यू चेम्सफोर्ड जो रिपोर्ट था ये भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, जबकि 1909 को हम लोग मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की समुद्र नीला प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है। समुद्र नीला प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण ये कि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है,
रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण क्या होता है? दंत चिकित्सकों के द्वारा जो दर्पण प्रयोग किया जाता है वो कौन सा दर्पण होता है? तो कनकेव मिरर होता है, यानी अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सुपर क्वेश्चन है, याद रखिएगा, अलग अलग तरीक़ों से पूछा जाता है। रेटिना पर जो नेत्र द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो किस टाइप का बनता है, उसका प्रकृति कैसी होती है? तो ध्यान रखिएगा, रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक होता है, उल्टा होता है और ये छोटा होता है, यानी ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होगा? यानी 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उनके बीच का कोण क्या होना चाहिए? तो ध्यान रखिएगा, अगर हम इस क्वेश्चन की सही आंसर की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि हम कैसे निकालते हैं। देखिए क्या होता है कि 360/θ और -1 ये होता है। अगर हमें 3 प्रतिबिंब प्राप्त करना होगा तो 4 - 1 करना होगा, यानी कि थीटा यहाँ पे क्या है 90 डिग्री होना चाहिए। ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है कहाँ पे? रेटिनॉल के नाम से विटामिन ए को जाना जाता है। बताइए कि विटामिन ए भंडारित कहाँ पे होता है? यकृत में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी तथा जीरोफथेल्मिया नामक रोग हो जाता है। इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं क्योंकि यह जीवाणुओं का शरीर पर संक्रमण रोकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जीरोफथेल्मिया नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ध्यान रखिएगा, विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट पॉइंट की थायामीन है। बताइए कि थायामीन है किस विटामिन का नाम है? तो थायामीन विटामिन B1 का नाम है। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? पार्थिव ग्रह का मतलब आंतरिक ग्रह नहीं है, और मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बता चुका हूँ कि आंतरिक ग्रह या फिर पार्थिव ग्रह हम किन किन ग्रहों को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी शनि। ठीक है, शनि ग्रह यहाँ पे जो होगा वो पार्थिव ग्रह के अंतर्गत नहीं आता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये सभी के सभी आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट वन बनता है कि नीलिका वाहिनी ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? नीलिका वाहिनी ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी को टिक करेंगे, एंड्रोक्राइनोलॉजी। ठीक है, एंड्रोक्राइनोलॉजी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि इनको हम क्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि शरीर के विभिन्न भागों हार्मोन स्रावित करने वाली जो ग्रंथि होती है उन्हीं को हम लोग नलिका विहीन ग्रंथि या फिर कह सकते हैं अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। ठीक है, शरीर की सभी रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण इन्हीं हार्मोन के द्वारा होता है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा जो कि सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन उदर कह सकते हैं, यानी कि स्टोमच, जिसको अमाशय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन अमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है, क्योंकि इसका कारण ये है कि अमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है। एक प्रकार का झिल्ली होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन बनता है कि पौधे में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है होती है, और इस क्रिया को हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की किस क्रिया के फलस्वरूप पौधों में ऑक्सीजन का निकास एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है, और इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? बहुत सिंपल सी भाषा में अगर हम देखें तो आपको पता होगा क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कह सकते हैं। इसी के द्वारा तो होता है कि हमें ऑक्सीजन मिलता है, और पौधे जो होते हैं वो हमारे वातावरण में मौजूद जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड गैसें होती हैं उनको एब्जॉर्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अवर्णीय लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं मुख्यतः पाए जाते हैं कहाँ पे? तो जड़ों की कोशिकाओं में। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। यहाँ पे हम क्लियरली पढ़ सकते हैं कि अवर्णीय लवक रंगहीन लवक यानी कि कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, जो कि सूर्य के प्रकाश से दूर पौधे के अंधेरे हिस्से डार्क साइड में पाए जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट कभी कभी पूछा जाता है कि ये किस कार्य के लिए होते हैं? तो ल्यूकोप्लास्ट खाद्य सामग्री का भंडारण करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है।
फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न कि चेचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी हैं? चेचू जनजाति, तो ध्यान रखिएगा चेचू जनजाति आंध्र प्रदेश, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। साथ ही साथ इससे जुड़े एक पॉइंट्स हैं यहाँ पे पढ़िए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चेचू जनजाति तेलंगाना के साथ साथ ही आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा में भी पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यह जनजाति अभी भी जीवन यापन के लिए केवल शिकार पर ही निर्भर करती है और यह कृषि कार्य नहीं करती है। चेचू जनजाति चेचू भाषा बोलती है और जो कि द्रविड़ परिवार की एक उपभाषा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किन किन राज्यों में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा और साथ ही साथ तेलंगाना में भी पाई जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में पड़ता है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा? बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे? कर्नाटक में। यानी ए का 4 के साथ कहाँ पे मिल रहा है? ए का 4 के साथ 2 ऑप्शंस मिल रहा है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। बुक्सा टाइगर रिजर्व, मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में, यानी कि बी का 3 के साथ। बी का 3 के साथ चलो दोनों ऑप्शंस मिल रहा है, यानी ए और बी में से कोई होगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन सी, यहाँ पे क्या दिया रहा है? ऑप्शन 3 यहाँ पे माउंट आबू को पढ़िए। माउंट आबू से क्लियर हो गया कि राजस्थान में स्थित है, यानी हमारा देखिए सी का फर्स्ट यहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये भी ध्यान रखिएगा कि पेंच नेशनल पार्क कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में। क्लियर, ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से कि 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि 2011 की जो जनगणना हुई थी वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम जनगणना कब हुआ था? 1951 में। ठीक है, 1951 में। और अगर हम देखें तो ये 7वीं जनगणना थी। ठीक है, 7वीं जनगणना थी। अच्छा, नीचे कमेंट करके बताइए कि अगर हम बात करें कि 1881 में जो हमारा प्रथम नियमित जनगणना स्टार्ट हुआ था लॉर्ड रिपन के काल में, तो तब से लेकर के 2011 की जो जनगणना थी वो कौन सी जनगणना थी? कुछ करना नहीं है, कैलकुलेशन करके आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जनसंख्या के आधार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जनसंख्या के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जा रहा है, तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग में सबसे छोटा अगर हम देखें तो वो क्या है? सिक्किम। लेकिन अगर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग में देखें तो सबसे छोटा गोवा हो जाता है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो ध्यान रखिएगा अगर हम बात करें यहाँ पे गोमती नदी के किनारे अवस्थित नहीं है तो चित्रकूट। ठीक है, चित्रकूट जो है वो यहाँ पे कह सकते हैं कि गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है। अच्छा, अब आप ही के लिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, आप नीचे इसी के बारे में बता दीजिएगा कि चित्रकूट किस नदी के किनारे स्थित है। बहुत आप लोग बस क्वेश्चंस देखते हो ना, कमेंट नहीं करते हो, तो आप लोग कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कि श्रीलंका में रहने वाले जो पिग्मी को किस नाम से जाना जाता है? जो पिग्मी जनजाति होती है वो किस नाम से जानी जाती है? श्रीलंका में रहने वाली जनजाति को, उनको हम लोग वेदा के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, वेदा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भूपर पट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम क्या होगा? सही अवरोही क्रम। क्लियर, अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम देखें तो सबसे अधिक अगर हम बात करें कि भूपर पट्टी में जो मात्रा पाई जाती है किसी तत्व की, ऑक्सीजन, सेकंड सिलिकॉन, एल्युमिनियम और लोहा। यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो अगर आप अभी तक इस वीडियो के साथ बने हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, आप हमारा साथ दे रहे हैं और साथ ही साथ अपनी प्रिपरेशन के में बिल्कुल सीरियस ही हैं। तो इसी तरह से सीरियस होकर के लगे रहिए, डेफिनेटली सक्सेस आपको ही मिलेगा। देखिए अगर हम बात करें कि NHAI ने देश भर में हरित राजमार्गों के निर्माण के लिए सुविधा के लिए किस मोबाइल ऐप की शुरुआत की है? तो बताइए कि हरित राजमार्गों के निर्माण की सुविधा के लिए किस ऐप की शुरुआत की है? तो हरित पथ नामक एक मोबाइल की शुरुआत की गई है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका भारत राजनीतिक साझेदारी को बेहतर बनाने के नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस ऑर्डर से सम्मानित किया? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न कि हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी डूइंग बिजनेस रैंकिंग यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रैंकिंग जारी की जाती है 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा सकता है कि डूइंग बिजनेस रैंकिंग जो है किसके द्वारा जारी की जाती है, किस संस्था के द्वारा? तो विश्व बैंक के द्वारा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्लियर, ये भी आपका एक टॉपिक ही हो जाता है क्योंकि SI में एक टॉपिक है, ठीक है, जो कि
अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से रिलेटेड, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि किस रैंकिंग पर जारी रखा गया है, तो 63वें स्थान पर, भारत को 63वें स्थान मिला है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार की भागीदारी गारंटी प्रणाली के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश को जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया गया। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा, इसको आप याद रखिएगा। भारत का एकमात्र जो राज्य था वो सिक्किम था, जो कि पूरी तरह से जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया गया था। लेकिन अब हमारे भारत में दूसरा ऐसा अगर हम कह सकते हैं राज्य केंद्र शासित प्रदेश, तो छत्तीसगढ़ नहीं यार, लक्षद्वीप बन चुका है। ठीक है, लक्षद्वीप, ध्यान रखिएगा। केंद्र शासित पहला ये बना है, और अगर हम राज्य और केंद्र शासित दोनों मिलाकर के देखें तो ये दूसरा बन जाता है, पहला सिक्किम था। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मालदीव को भारत में निर्मित कौन सा तटरक्षक जहाज उपहार स्वरूप दिया गया। तो उपहार स्वरूप दिया गया कौन सा है, तो कामयाब। ठीक है, कामयाब ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हम किसे टिक करेंगे, ऑप्शन सी यानी कि म्यांमार। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर भारत और म्यांमार के बीच समझौता हुआ। हाल ही में ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 की ताज़ा रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। ये क्वेश्चंस भी सुपर इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें कि 2019 में भारत जो था वो 130वें स्थान पर था, लेकिन 2020 में ये बढ़ गया है एक रैंकिंग, 131वें स्थान पर हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें कि इस सूची में फर्स्ट कौन है, तो टॉप पे नॉर्वे है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न ये बनता है कि किस राज्य सरकार ने कोविड केयर नामक एक नई ऐप विकसित किया है। कोविड केयर नामक एक नई एप्लीकेशन विकसित किया गया था, किस राज्य के सरकार के द्वारा, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसे पेप्सिको द्वारा ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया। पेप्सिको द्वारा ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया, शेफाली वर्मा। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसने माई लाइफ इन डिज़ाइन नामक पुस्तक लिखी है। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, लास्ट क्वेश्चन से। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी गौरी खान के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। क्लियर। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 60 MCQ कंप्लीट किया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये हमारा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए, क्योंकि काफ़ी लोग को मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं। तो फिलहाल देखिए क्यूज का क्वेश्चन आपके लिए है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना महालोनविस मॉडल पर आधारित है। नीचे कमेंट करके बताएगा। जो भी क्वेश्चंस मैंने आपके उस ऊपर में पूछा हुआ था उन सभी का राइट आंसर नीचे आपको कमेंट में देना है। कंजूसी बिल्कुल भी ना कीजिए, पढ़ाई में कोई कंजूसी नहीं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।